मॉर्निंग लिखते हैं कि जब हसन बन सुबह के क़िलम और उसके फ़दाइयों का ख़त्म कर दिया गया और हसन बन सुबह के जानशीन रुकन अल-दीन फुरशाह और उसके अहल वायाल और उससे मुताल्लिक़ सबको मवत के घाट उतार दिया तो ख्वाजा नसीर अल-दीन तुसी ने रुकन अल-दीन फुरशाह की मिसाहबत में दाखिल था। अपनी ज़ुबान आउरी और होशियारी के मुझे मारो खान की मिसाहबों में दाखिल होना। इस्माइलियों के तमाम ख़ज़ाइन मंगोलों के ताकत से ताराज हुए और उनकी सल्तनत का चराग गुल निकले। जबरानो खान हसन बन सुबह उन क़िलों से फ़राग़ पाते ही तब इब्न अमी ने फिर बगदाद से कासद मारो खान की तरफ से कहा कि वो बगदाद पर हमला और हैं। आपको जानो खान बगदाद के अंदरूनी हालात से वाक़िफ़ नहीं हैं। उसके साथ बात हुई कि आपके खलीफा की बड़ी ताकत है और ये भी एक छठे के मानद है। अगर उसने उसके हाथ में डाल दिया तो हर तरफ से मुसलमान हमला और हो जाएंगे। लेकिन जब इब्न समी ने इसे यकीन दिलाया कि बगदाद के अंदर जिस कदर शकर थे उसने उन्हें सरहदों की तरफ भेज दिया, तब मारो खान को कुछ उस्ताद मिले। मोरखिन ये भी लिखते हैं कि नसीरुद्दीन तुसी ने भी मारो खान को बगदाद पर हमला और होने की तरगीब कहा। उन सारे कौम की बना पर नसीरुद्दीन तुसी को मारने वाले खान ने अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो अपने इल्म नजूम से काम लेकर ये बताए कि अगर बगदाद पर हमला और होता है तो मुनासिब नहीं है। नसीरुद्दीन तुसी तो पहले ही मारो खान को बगदाद पर हमला और होने के लिए तरगीब दे रहा था। उसने आपको उससे मौसीकी दिया, मेरे इल्म के मुताबिक बगदाद पर हमला और होंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे और फतहमंदी आपके कदम चौमे से चलाएंगे। जानो खान ने नसीरुद्दीन तुसी की उस पेशकश को तस्लीम कर सकते ही उसने बगदाद पर हमला और होने का फैसला जिस वक्त नसीरुद्दीन तुसी मारो खान को बगदाद पर हमला होने का खदशा है वो उसके खैमे से निकलने और पढ़ने से आपको दे देता है और उससे आपको खुशी होती है कि उस वक्त एक मंगोल उसके सामने आ गया है। जब मंगोल ने उसकी राह रोकी तो नसीरुद्दीन त्वेर्क उसके रखने पर बड़े खबर खरे अंदाज गुस्से और गज़ब में वो मंगोल नसीरुद्दीन तुसी को मुखातब करके कहने लगा, तो क्या बदकिस्मत और बदनसीब मुसलमान है कि अपने आबा व अजदाद की मोहब्बतों के स्मर चाहतों के असर उनके खलूस के चमन उनकी मेहनतों के सिले का सौदा कर रहा है, वो भी हलाको खान जैसे बद इंसान के साथ। तुम अपने आबा व अजदाद की कामयाबियों को उदास लम्हों के ज़र्द पतंग ज़माने भर की खज़न ज़दा क़ज़ा के हवाले करने जा रहे हो। तुम कैसे बदबख्त इंसान हो कि हलाको खान को बगदाद पर हमला और होने का मशवरा दे रहे हो। तुम्हारा साथी इब्न अल-लुक़मी नमक हरामी का सबूत दे रहा है, बगदाद में बैठकर हलाको खान के साथ साज़बाज़ कर रहा है। नसीरुद्दीन तुसी, तुम सिर्फ अपनी पर आसाइश ज़िंदगी को वसत देने के लिए अपने बुज़ुर्गों की मुश्त और रियाजत, उनके सुबर और तहमल और उनकी सच्चाई के पारचम में झूठ के प्यूंद लगा रहे हो। अपने लोगों को, मुसलमानों को जलती धूप के लंबे सफ़र से दो चार करना चाहते हो। उनके लिए तबाही और बर्बादी के दर खोलना चाहते हो और उनका रुख ज़वाल के परनों की तरफ करना चाहते हो। तुम कैसे बदबख्त इंसान हो कि हलाकों के खैमे में इब्न अल-लुक़मी के कहने पर बगदाद की किस्मत का सौदा कर रहे हो। यहाँ तक कहते कहते वो मंगोल रख गया। उस लिए कि हलाको खान अपने कुछ मुस्लिम जवानों के साथ अपने खैमे से निकल कर वहाँ गया था और नसीरुद्दीन तुसी को मुखातब करके कहने लगा, तुम्हें क्या कह रहा था। जवाब में उस मंगोल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो नसीरुद्दीन तुसी ने हलाको खान से कह दिए थे। तब हलाको खान नफरत भरे अंदाज में उस मंगोल की तरफ देखने लगा था, फिर इसे मुखातब करके कहने लगा, तेरी ये मजाल कि तो नसीरुद्दीन तुसी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करे। उस मंगोल की छाती तन गई और खबर खरे अंदाज में वो हलाको खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हिलाको, जो अल्फाज मैंने उस बदबख्त नसीरुद्दीन तुसी के लिए इस्तेमाल किए हैं उससे भी सख्त अल्फाज में तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की हिम्मत और जरात रखता हूँ। सुन हलाको, तो नफरत किए जाने वाला एक जहन हर्स व उसका कोई गहवाड़ा और फना के लश्कर का सरदार है, तो रसवाई का अमीन है। मेरी तेरे लिए बद्दा है कि कोई ऐसा आदमी उठे जो तेरी हालत बेकफनाई लाश बदनामी से अटे चेहरे और वक्त के काले बंद दरवाज़ों जैसे करे, जो तेरी ज़ात की तनाबें किस दे और तेरे चेहरे पर दुख की धूल फेर दे। उससे आगे वो मंगोल कुछ न कह सका, उस लिए कि एक झटके के साथ हलाको खान ने अपनी तलवार निकाली और उस मंगोल की उसने गर्दन काट कर रख दी थी। वो मंगोल मुसलमान था।
मौरखिन के मुताबिक वो हलाको खान के चचाजाद भाई बरकाई खान का रिश्तेदार था। मोरईन ये भी लिखते हैं कि जब उस मंगोल के मरने की खबर बरकाई खान को पहुंची तो बरकाई खान ने एक सख्त खत हलाको खान को लिखा जिसमें इंतहाई खोलते अल्फाज में उसने हलाको खान से उस मुसलमान मंगोल के बारे में बाज़पर्स की थी। हलाको खान को जब बरकाई खान का ये खत और पैगाम मिला तो उसने बरसात से पहले बरकाई खान पर हमला और होने का फैसला कर लिया था। जिस रोज़ हलाको खान ने बरकाई खान के उस रिश्तेदार को मुद के घाट उतारा, इस शब हलाको खान के लश्कर में शामिल बहुत से वो जिंगजो जिनका ताल्लुक फ्राता तार से था, वो हलाको खान के लश्कर से नकुल कर शुमाल के कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ चले गए थे जहाँ पहले से उनके फ्राता तार कबीले के लोग हलाको खान के खिलाफ एक महाज और गरवा बनाए बैठे थे। जहाँ तक मंगोलों के उस फ्राता तार नाम के गरवा का ताल्लुक है तो उसकी तफसील बड़ी तवील है। बहरहाल उससे मुताल्लिक यूँ कहा जा सकता है कि मंगोलों और तातारियों के मुताल्लिक पढ़ने वालों में खासी उलझन, पेचीदगी, शुबा और गलत बीसी पाई जाती है। तारीख़ी किताबों के मताले से सबसे बड़ी दिक्कत पेश आती है कि पढ़ने वाले लोग मंगोल, तातार, मगुल, तर्कमान, करातार वगैरह कौमों में न इम्तियाज़ कर सकते ही नहीं उनकी तफरीक और असलियत से वाक़फ़ होते हैं। जब भी कोई तारीफ पढ़ता है कि सल्जोकी लोग मुस्ला अल-परसान, तगरल बेग और मुल्क शाह सल्जोकी तर्क थे, फिर वो चंगेज़ खान की निस्बत पढ़ लेता है, वो मंगोल था। दूसरी जगह उसकी निस्बत पढ़ता है, वो तर्क था। फिर चंगेज़ खान को फतना तातार के नाम से मौसूम देखकर क़ियास करता है कि मंगोल, तर्क और तातार एक ही कौम का नाम है। लेकिन आगे चलकर वो मंगोलों और तर्कों की मुखालफत और लड़ाइयों का हाल पढ़ता है जिससे यकीन होता है कि मंगोल और तर्क दो अलग अलग कौमें हैं। फिर वो हिंदुस्तान के मुग़लों की तारीफ पढ़ता है और देखता है कि बाज़ सिरदारों को तर्क कहा जाता है और वो सिलाटिन मुग़लिया से रिश्तेदारी रखते हैं। फिर देखता है मुग़लों को मिर्ज़ा कहा जाता है और उनके नाम के साथ बेग का खिताब ज़रूर होता है। दूसरी तरफ तैमूर बायज़ीद को बरसिर पैकार देखता है मगर ईरान के बादशाहों के नाम तारीफ में पढ़ता है तो वहाँ भी मिर्ज़ा का लफ्ज़ उनके साथ होता है। दूसरी तरफ तर्कमान उस्मानी के यहाँ बुक बे या बेग का खिताब मौजूद पाया जाता है। यूरोपी मॉर्निंग कभी कभी हिंदुस्तान की सल्तनत मुग़लिया को तर्क की सल्तनत के नाम से याद करते हैं। उन हालात में ये मुनासिब मालूम होता है कि तर्कों और मुग़लों की तफरीक के मुतालिक तफसील से लिखा जाए। दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जिनके नाम हाम, साम और याफ्स थे। याफ्स की औलाद बलाद मशरिक़ यानी चीन वगैरह में आबाद हुई। याफ्स की औलाद में एक शख्स तर्क नामी हवा, उसकी औलाद चीन और तर्किस्तान में फैल गई और वो सब तर्क कहलाए। बाज़ लोग गलती से अफरासियाब को भी तर्क समझते थे हालांकि वो ईरान के शाही ख़ानदान की यानी से ताल्लुक़ रखता था और फ़रीदों की औलाद में से था। चूँकि वो तर्किस्तान का बादशाह था उसलिए गलती से लोगों ने इसे तर्क कौम में शुमार किया। तर्क बन याफ्स की औलाद चीन, तर्किस्तान और मंगोलिया वगैरह में जब खूब फैल गई तो उन्होंने इनसे अमान और निज़ाम के कायम रखने के लिए एक शख्स को अपना सरदार तजवीज़ करना ज़रूरी समझा। रफ्ता रफ्ता उनमें बहुत से कबीले और गरवा पैदा हो गए। हर कबीले और गरवा ने अपना एक एक सरदार बनाया और ये तमाम सरदार एक सबसे बड़े सरदार के मातहत समझे जाते थे। लिहाजा तर्क बन याफ्स की औलाद के हर कबीले पर तर्क का लफ्ज़ बोला जाता है। तमाम बाशिंदगान चीन बहकन और तर्किस्तान तर्क कहलाए जाते थे। तर्क कबाइल में से बाज़ कबाइल ने दरियाए जहम को अबूर करके अहद इस्लामिया में फ़ारस और खरासान वगैरह के अंदर तर्कताज़ और यलगार शुरू कर दी। उन कबाइल को तर्कान ग़ज़ के नाम से मौसूम करते हैं। यूरोप, अफ्रीका और मराकश तक उन तर्कान ग़ज़ के पंचे के सबूत मिलते हैं। इन्हीं तर्क कबाइल में से एक कबीला वो था जिसको सल्जोकी कहा जाता है। ग़ालबा तर्कन याफ्स की औलाद में तर्कों के उस कबीले ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और उनमें तगरल, अल-परसान, मुल्क शाह सल्जोकी वगैरह बड़े बड़े आलीजा सिलाटिन पैदा हुए जिनकी शहरत और अज़मत ने तमाम दुनिया का अहाता किया। सल्जोकियों के मुसलमान होने और खरासान की जानिब खरूज करने से पहले तर्कों के दरमियान 2 और नए कबीले 2 हकीकी भाइयों के नाम से मौसूम हो चुके थे। एक का नाम एक शख्स ने गाड़ी ईजाद की जो बार बर्दारी के लिए बेहद मुफीद साबित हुई। अरगोन खान ने उस ईजाद को पसंद किया और उसके मौजिद को काली का खिताब दिया गया।
चनुचा तर की जुबान में गाड़ी को कानली कहा जाता है और उस शख्स की औलाद को कबीला कानली के नाम मंगोल और दूसरे का नाम तातार था। सल्जोकियों के मुसलमान होने, शहरत और अजमत हासिल करने के वक्त ये दोनों कबीले गुमनाम और बेहकीकत और कम हैसियत के मालिक थे। रफ्ता रफ्ता मंगोल और तातार की औलाद में तरक्की और नफूस की कसरत हुई और दोनों कबीलों ने अलग मलकों और सूबों में सकूनत अख्तियार कर ली और उनमें जिदा जिदा सरदारियां कायम हुईं। तर्क बन याफ्स की औलाद यानी तर्कों में से एक शख्स अलजा खान नामी था। दो बेटे तो अब मुतोल्द हुए। एक का नाम मंगोल और दूसरे का नाम तातार रखा गया। उन दोनों से मंगोल और तातारिकों में पैदा हुई। मंगोल खान का बेटा कुरानन और करा खान का बेटा अरगोन खान था जो अपने कबीले में सरदार समझा जाता था। इसी अरगोन खान के अहद में उस कबीले के से याद किया गया। अरगोन खान के बहुत से बेटे पैदा हुए। एक बेटे का नाम चंगेज खान था। चंगेज खान का बेटा मंगली खान और मंगली खान का बेटा एल खान था। एल खान के बेटे का नाम फयान था। फयान खान की औलाद से मंगोल की कौम क़यादत नामज़द हुई। फयान खान के बाद उसका बेटा तैमूरताश बाप का जानशीन हवा। तैमूरताश का बेटा मंगली खान और मंगली खान का बेटा बलदूज खान और बलदूज खान का बेटा जो नया था। जूनिया के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आलन क़व्वार रखा गया। आलन क़व्वार की शादी अपने चाजाद भाई दोबू बयान नाली से हुई। दोबू बयान से आलन क़व्वार के दो बेटे बल्कदाई और एक जिदाई पैदा हुए। आलन क़व्वार का शोहर दोबू बयान अपने कबीले का हुक्मरान था। उन दो बेटों को कमसुनी की हालत में छोड़कर दोबू बयान फवत हो गया। कबीला मंगोल ने अपने सरदार के फवत होने पर उसकी बीवा आलन तवार को अपने कबीले की सरदारी तफवीज़ की। एक रोज़ आलन क़व्वार अपने कमरे में तन्हा रात के वक्त सोने के लिए लेटी थी। अभी नींद न आने पाई थी कि उसने अपने कमरे की खिड़की या रोशनदान में से एक रोशनी दाखिल होते देखी। ये रोशनी कर्स आफ़ताब की शक्ल में कमरे में दाखिल होकर फौरन आलन तवार के मुंह में दाखिल हो गई। आलन क़व्वार घबरा कर उठी, अपनी माँ और सहेलियों को उस वाक़या से मुतला किया। चंद रोज़ बाद आलन क़व्वार को महसूस हुआ कि वो माँ बनने वाली है। लोगों को जब उसकी इत्तला हुई तो उन्होंने तनवतिशनी शुरू की। मलिका आलन क़व्वार ने अकाबर में कौम को जमा किया और कहा, तुम चंद रोज़ रात को मेरे कमरे के पास क़याम करो, तुम पर हकीकत मंकशिफ हो जाएगी। चनुचा उन्होंने देखा एक रोशनी आसमान से उतरती और मलिका की ख्वाबगाह में जाते। फिर वो शिला ख्वाबगाह से निकलता और बुलंदी की तरफ चला जाता। उस मुशाहदे के बाद सबको मलिका की सदाक़त का यकीन आ गया और किसी ने इसे तनव तशनी न की। चनुचा उसके नतीजे में आलन क़व्वार के 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम बोकौन, सांजी और बोज बख रखे गए। उस तरह मलिका के 2 बेटे पहले थे, 3 ये हो गए। उस तरह उसके 5 बेटे हो गए। चनुचा बाद में बल्कि आई और एक जिदाई की औलाद तो कबीला वरीन के नाम से मौसूम हुई। बोकौन की औलाद अक़म क़ीफ़ के नाम से, सांजी की औलाद हाकम हवा कौम सानिद के नाम से मशहूर हुई और फिर अपनी माँ का जानशीन हवा और फ़ाइल मंगोल हाकम हवा। बोज बख्र अपने आप को आफ़ताब का बेटा कहा करता था और अबू मुस्लिम खरासानी के ज़माने में मौजूद था। इसी बोज बख्र की औलाद में चंगेज़ खान, तैमूर और मंगोलों के अक्सर मशहूर कबाइल पैदा हुए। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि तर्क बन याफ्स की औलाद में एक शख्स अल्तंजा खान था जिसके 2 तमाम बेटे मंगोल खान और तातार खान पैदा हुए। इन्हीं दोनों भाइयों की औलाद मंगोल और तातारी कौमें बनी। उन दोनों कौमों ने अपने लिए अलग अलग मकाम सकूनत तजवीज़ किए। मंगोल कबीला तो चीन के मुल्क में आबाद हवा। उसके नाम से मुल्क का नाम मंगोलिस्तान या मंगोलिया मशहूर हवा। कबीला तातार ने दरियाए जहम के किनारे सकूनत अख्तियार की और उसका नाम तातार या तर्किस्तान कहलाया। उस मुल्क पर चूंकि फरीदून के बेटे तुर की हुकूमत थी इसलिए इसे तवरान के नाम से भी याद किया जाता था। यानी हुक्मरान ख़ानदान में अफरासियाब बहुत मशहूर है। फरदोसी के शाहनामे में इसके हालात मज़कूर हैं। कियानी ख़ानदान की सी शाख यानी अफरासियाब की औलाद अभी उस तर्किस्तान या तवरान में रहकर तर्कों के उस कबीला तातार में मिल जुल गई थी। चूंकि तर्किस्तान ममालिक इस्लामिया से ज़्यादा करीब था और इस्लामी फतोहात वहाँ तक पहुँच गई थी, लिहाजा तर्कों के जिस कबीले ने सबसे पहले ममालिक इस्लामिया में ख़रूज किया वो यही कबीला तातार था जो बहुत से छोटे छोटे कबाइल पर मुश्तमिल था।
उन तातारी कबाइल में गालबा वो कियानी कबीला जो अफरासियाब की औलाद में से था, ज्यादा जी हवसला और माज समझा जाता होगा, क्योंकि वो एक बाशौकत सल्तनत की यादगार था। लिहाजा सल्जूक़ी आज़म का यह कव्ल सही मालूम होता है कि हम अफरासियाब की औलाद में से हैं। से पहले सल्जूक़ नाम के शख्स ने नवाह बखारा में अपने कबीले के साथ आकर इस्लाम कबूल किया। इसी सल्जूक़ की औलाद दुकूतरकों का सल्जूक़ी कबीला कहते हैं। सल्जूक़ के 5 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम इसराइल और एक का नाम शख्स भेज दिया मीकाइल रखा गया। इसराइल को सुल्तान महमूद गज़नवी ने कालंजर के किले में कैद करके भेज दिया था, जो सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे सुल्तान सऊद की तख्त निशैनी के बाद रहा होकर अपने कबीले में वापस आ गया। मीकाइल का बेटा सुल्तान तग़रल था और तग़रल के दूसरे भाई चफरी बेग का बेटा सुल्तान अल परसलान सल्जूक़ी था, जिसके हालात तारीख़ के औराक़ में सनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। उस तरह सल्जूक़ी कबीले को अगर अफरासियाब की औलाद में से तस्लीम कर लिया जाए तो वो तर्क न था बल्कि कियानी कबीला था। तर्किस्तान में रहने वाले तर्कमेनी तातारियों ने भी बार बार ईरान और ख़ुरासान में अपनी तर्कताज़ दिखाई। इन्हीं में से एक वो कबीला था जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली और तर्कमान आज़म के नाम से मशहूर हुआ। जहाँ तक मंगोलों का ताल्लुक़ है तो कबीला मंगोल ख़ान की औलाद में से था और मंगोल ख़ान की औलाद के हर एक फ़र्द पर मंगोल ही का लफ्ज़ बोला जाता है। मंगोल का मुख़फ़िफ़ मग़ुल है। जो लोग मग़ुल की जमा मग़ोल समझते हैं वो गलती पर हैं। मग़ोल जमा नहीं बल्कि वाहिद है। मंगोल और तातार दोनों कबीले जब एक दूसरे से जुदा होकर और जुदा जुदा इलाक़ों में सकूनत अख्तियार कर गए तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे पर चढ़ाई करते रहे। जब तक कियानी ख़ानदान तवरान पर हुक्मरान रहा उसने तातारियों का साथ दिया और मंगोल हमेशा मग़लूब व मक़तूल होते रहे और उनको कभी तातारियों पर चेहरा दस्ती हासिल करने का मौका न मिला। उन लड़ाइयों में मंगोलों की अक्सर औरतें तातारियों के कब्ज़े में आ जाती थीं। उन औरतों से जो औलाद पैदा होती थी उस औलाद को तातारी लोग बांदी बचा मुझते और अपने तर्का का वारस नहीं बनाते थे। रफ्ता रफ्ता उस किस्म के लोगों की कसरत हुई और उनकी शादी इसी किस्म के लोगों में होने लगी। उस तरह एक अलग कौम तैयार हो गई जिसको तारीख़ के औराक़ में फ़रातातार का खिताब दिया गया। बाज़ मौरख़ीन का ख़याल है कि इन्हीं लोगों को तर्कमान कहा जाता है। ये तातारियों की मंगोलों से नफ़रत का नतीजा था कि उन्होंने मंगोल औरतों की औलाद को अपना हम पला न समझा, वरना हकीकत तातार और मंगोल एक ही बाप की औलाद में से थे। अब यही फ़रातातार कबाइल हलाको से भी नफ़रत करते थे, इसलिए कि फ़रातातार तातारी थे, हलाको ख़ान मंगोल था। मंगोलों और तातारियों की चूंकि कदीम और पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, लिहाजा उन फ़रातातार कबाइल ने बरकाई ख़ान के हमसाये में एक कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर सकूनत अख्तियार कर ली थी। हलाको ख़ान के ख़िलाफ़ बरकाई ख़ान भी उन फ़रातातार कबाइल की पश्तपनाही कर रहा था। उस मौके पर यह भी तहरीर कर दिया जाए कि बाज़ लोग गलती से अज़यक कबाइल को तातारी कौम समझते हैं, हालांकि हज़बुक चंगेज़ ख़ान की औलाद में से एक कबीले का नाम है। गलत नहीं, गाल इसलिए पैदा हुई कि हिंदुस्तान के सिलाटिन मगलिया के कबीला अज़बुक के कई फ़र्नुन रवाओं से लड़ाई हुई थीं और वो अज़यक उस ज़माने में तर्किस्तान के बादशाह थे। उनको तर्किस्तान का बादशाह देखकर आजकल के तारीख़ दानों ने यह समझ लिया कि वो तातारी थे। हम तातारी लोगों की सल्तनत उस्मानिया है। उसके अलावा मंगोल कबाइल में जो ज़्यादा अहम और नामूर हैं उनमें कपचाक, अलीफोर, सुबह, काचार, अफिशार, जलायर, ओलाद, दोगुलात, ततरात, सल्दूस, अरगोन, कोचिन, तरकानी, तगाई और काकशाल वगैरह शाखी हैं। उसके अलावा ये बात भी बड़ी अहम है कि तर्क एक ऐसा आम लफ्ज़ है जो मंगोलों और तातारीन के हर एक कबीला पर बोला जा सकता है। चूँकि तातार और मंगोल दोनों एक ना कबीला तर्क की दो शाखें हैं। मंगोलों का असल वतन चीन और मंगोलिया था और तातारियों का डटन तर्किस्तान था। बाद में तातारियों को तर्क कहने लगे और लफ्ज़ तर्क की अमूमियत मादूम होकर तातार के मुतरादिफ रह गई। उस तरह तातार का लफ्ज़ हर फाम से गायब हो गया। तर्क मंगोल दोनों कौमों के नाम मशहूर हुए। बाज़ मौरख़ीन ने असलियत की बना पर मंगोलों को भी तर्क के नाम से याद किया, क्योंकि वो तर्क बन याफ्स की औलाद में से हैं। बाज़ ने सल्जूक़ियों को भी तर्क कहा और बाज़ ने सिलाटिन उस्मानिया को भी इसी वजह से मंगोलों का हम कौम करार दिया। ग़र्ज़ उन लोगों का शुजरा नस्ब जानने के बाद तारीख़ का मुतालिया करने वालों के लिए
की वजह से मंगोलों को अपने इलाके बहुत ही तब्दील हो जाते हैं। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि शुरू में तातारी मंगोलों पर गालिब रहते थे और तातारियों की कौम जो मंगोलों से ज़बरदस्त होने की वजह से मंगोलों को अपने इलाके से बाहर कदम रखने का मौका नहीं देती थी। तुर्किस्तान से नकुल कर खरासान, ईरान, इराक, शाम, एशियाई को चुप तक फैल गई थी और उस कौम के बहादुर ओलवालज़ अफराद व कबाइल ममालिक इस्लामिया में बड़े बड़े मनासब और अहदों पर फाज होकर अपने कदीमी वतन तुर्किस्तान का ख्याल छोड़ चुके थे। उनमें हर किस्म की तहजीब और शाइस्तगी आ गई थी और मंगोल कौम का पश्तनी दुश्मन उनके रास्ते से अलग हो चुका था। लिहाजा वक्त आ गया था कि यह कौम इंतहाई जेल, बदतमीजी और बतहजीबी के साथ अपने कोहिस्तान मामन और कदीमी वतन को छोड़कर मुतमदन दुनिया में निकले और यही काम चंगेज़ खान और उसके बाद हलाको खान ने शुरू किया था। बहरहाल हलाको खान के लश्कर में जोफ्रा तातार लोग थे और नहायत अली पाए के जिंगजो थे। वो बरकाई खान के हमसाये में कोहिस्तानी सिलसिलों को अपना लिजा व मावी बना रहे थे और उनमें से बहुत से इस्लाम भी कबूल कर चुके थे।